अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दो और वजूहात डिस्कस करेंगे जो कि आमतौर पर कॉलेज में नाकामी का सबब बनती हैं। तो पहले है जो आमतौर पर लिटरेरी एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स, ये भी बाज़ औक़ात नाकामी का सबब बनती हैं। तो इस पर पहले बात कर लेते हैं ज़रा। देयर आर ऑलवेज़ अ गुडली नंबर ऑफ़ अंडर ग्रेजुएट्स, ऐसे तलबा गुडली नंबर बड़ी तादाद में होते हैं, whose heads are turned, जिनके दिमाग ही ख़राब हो जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं, घुमंड में। उन्हें लगता है कि कॉलेज में, एक ज़माने में, थोड़ा ऐसे पुराने ज़माने का लिखा हुआ है, तो एक ज़माने में कॉलेज में एडमिशन ले लेना ही बहुत बड़ी ही एक एज़ाज़ की बात समझी जाती थी। तो वो अपने आप को कोई सुपीरियर मखलूक समझना शुरू कर देते थे। तो कॉलेज में आते ही उनके दिमाग थोड़े से ख़राब हो जाते होते हैं, घमंडी हो जाते हैं वो। किस वजह से? एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड, जिन और उनके फ़ैसला करने की सलाहियत परवर्टेड, डिस्टॉर्टेड हो जाती, मस्क हो जाती, अकल दानिश उनकी काम करना छोड़ जाती है। डिस्टॉर्टेड, परवर्टेड, अफेक्टेड बाय द अट्रैक्टिवनेस, किस वजह से? जो दिलकशी होती है ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स, खेलों की, एंड लिटरेरी एक्टिविटी, और जो अदबी सरगर्मियाँ होती हैं कॉलेजेस में। ये दो चीज़ें होती हैं जो बाज़ औक़ात लड़कों के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बनती हैं, एक हद तक इस पर कहना चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें कौन कौन सी? एथलेटिक्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़, अदबी सरगर्मियाँ, लिटरेचर से मुतल्लिक़ा। अक्सर ही नौजवान शायर हो जाते हैं इस उम्र में आके, एंड सो ऑन। लेकिन ब्रैकेट में सो कॉल्ड लिखा गया है। सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम नेहाद, यानी ऐसा कहने को ही होती है, नाम की होती हैं, हकीकत में वो कोई अदबी सरगर्मियाँ नहीं होती हैं। सो कॉल्ड, नाम नेहाद। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, ये जो सारी हैं फीचर्स हैं, खसूसियात हैं कॉलेज की ज़िंदगी के, ये पहलू हैं। हैव देयर प्लेस, इनकी जगह और मकाम तो है, इनकी अहमियत से इनकार तो मुमकिन नहीं है। एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स, और उन तलबा की हिमायत भी इन चीज़ों को होनी चाहिए हासिल, हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, जो इनमें दिलचस्पी रखते हैं, खेलों में, लिटरेरी एक्टिविटी में। तो ऐसे लड़कों को हिमायत भी होनी चाहिए उनकी। लेकिन राइटर कुछ और कहना चाह रहा है। इन माई एक्सपीरियंस, वो कहता है कि मेरा तजुर्बा ये कहता है, अवेकनिंग, बेदार करना, जगाना, पैदा करना, ऑफ अ क्लियर जजमेंट, एक वाज़े तौर पर फ़ैसला करने की सलाहियत, जजमेंट, बेदारी, शऊर, आगाही पैदा करना, एज़ टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, कि कॉलेज असल में बुनियादी तौर पर किस मकसद के लिए है, इज़ नॉट एज़ डिफ़िकल्ट एज़ इज़ ऑफन सपोज्ड। ये काम इतना मुश्किल है नहीं जितना अक्सर ख्याल किया जाता है, इतना समझा जाता है। स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ पैदा करना, इस चीज़ की क्लियर जजमेंट, अवेकनिंग करना, इस जजमेंट की अवेकनिंग करना, इस शऊर को बेदार करना उसके अंदर कि बुनियादी तौर पर कॉलेज का मकसद क्या है। लिटरेरी एक्टिविटीज़ या एथलेटिक्स तो आप कहीं भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए कॉलेज में होना कोई शर्त नहीं है। द प्राइमरी फंक्शन जो है कॉलेज का, वो तालीम देना है, और यही चीज़ पैदा करनी है, इस चीज़ की अवेकनिंग पैदा करनी है हमने स्टूडेंट के अंदर। और ये काम राइटर के ख़्याल में इतना मुश्किल नहीं है जितना बाज़ औक़ात फ़र्ज़ कर लिया जाता है। इफ़ ए बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दी साइड शोज़, अब इसको साइड शोज़ बोला गया, सानवी सरगर्मियाँ हैं, चूँकि बुनियादी और पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन। तो ये सानवी पहलू हैं, दूसरे दर्जे की सरगर्मियाँ हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, इन साइड शोज़ में, सानवी सरगर्मियों में, ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, उसे उस बड़े टेंट से, असल यानी जो टेंट, जो कॉलेज कह लीजिए, उससे निकल आना चाहिए। तो अगर कहीं, अगर आप देखें सर्कस वगैरह हो रही होती है, तो उसके साथ साथ छोटे मोटे चिड़ियाघर और ज़ू और छोटे मोटे 7 से 10-10 रुपये के टिकट लेके छोटे छोटे और टेंट भी लगे। तो मेन टेंट है असल शो, जिसका बड़ा टेंट होता है, सर्कस का जहाँ अंदर का तमाशा हो रहा होता है, और साथ छोटे छोटे साइड शोज़ भी बाहर लगे होते हैं, मौत का कुआं टाइप ऑफ थिंग्स। तो मेन टेंट है, असल सरगर्मी एक्टिविटी वो है,
सर्कस देखने के लिए लोग गए हुए हैं, उसका मेन टेंट है, और साथ छोटे छोटे साइड शोज़ हैं। तो अगर आप उस मेन टेंट को छोड़कर साइड शोज़ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो असल काम तो आपका रह जाएगा। तो मेन टेंट एजुकेशन है कॉलेज की, ये उसके साइड शोज़ हैं, स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़। तो अगर लड़का समझता है कि वो भाई बहुत पोटेंशियल रखता है, वाकई उसमें लिटरेचर क्रिएट करने की सलाहियत है, अदबी तौर पर वो नाम पैदा कर सकता है, या स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी हैं उसकी और उनमें वो एक्सेल कर सकता है, आगे जा सकता है, तो उसे फिर वो कॉलेज छोड़ देना चाहिए, तालीम छोड़ देनी चाहिए, एंड बिकम प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल का मतलब है इसको पेशे के तौर पे इख्तियार करे, इसको अपने सोर्स ऑफ अर्निंग बनाए, फिर इसको ज़िंदगी में आगे लेके चले। हम आमतौर पर एमेच्योर या शौकीन तौर पर तो सारे शायर भी होते हैं, अदीब भी होते हैं, या स्पोर्ट्समैन भी होते हैं कॉलेज के अंदर, एमेच्योर के तौर पे हम इसको करते हैं, प्रोफेशनल होके फिर नहीं करते। तो इसका मतलब है, और ज़ाहिर है ऐसे कॉलेज में एक आध ही बच्चा होगा जिसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा जो उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट कर सके, तो वो करे, बिल्कुल करे, बाकियों को फिर इसमें इतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन उनमें से अक्सर इतने ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और ना ही उनके अंदर इतनी पोटेंशियल होता है, बस एक जहन में होता है कि शायद हमारे अंदर ये चीज़ें करने की सलाहियत है। एंड इफ रीज़न विद बाय अ फ्रेंड, ऐसा दोस्त को इनको रीज़न विद करे, आर्ग्यूमेंट करे, दलाइल दे के समझाए, हु नोज़ यूथ, थोड़ा सीनियर कोई उनका दोस्त जो जवानी को भी जानता हो, एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, दो चीज़ों को वो समझता हो दोस्त, थोड़ा सीनियर हो, तजुर्बाकार हो, कि कॉलेज ने कितना बड़ा मौका दिया उसको तालीम हासिल करने का, और जवानी में इस तरह की अट्रैक्टिवनेस आपको टेम्प्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो ये चीज़ें वो अगर दोस्त जानता है और वो आर्ग्यूमेंट करता है और आपको कायल करने की कोशिश करता है, तो दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट। स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, पाँव अपनी तरफ खींच लेना, अटैम्प्ट कर लेना, माइल कर लेना, कायल कर लेना, कशिश कर लेना। तो अगर तो फिर तलबा जो हैं उनको ऐसा कोई दोस्त समझाए तो वो फिर अपने आप को ऐसी सरगर्मियों की तरफ जाने से रोक लेंगे, इन इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। एथलेटिक्स वगैरह जो आपका बहुत कीमती वक्त ले जाते हैं, वो फिर इससे आपको मुतासर होने की वो तलबा इजाज़त अपने आप को नहीं देंगे, समझ जाएंगे। तो उसको समझाने के लिए ऐसा बंदा चाहिए है जो खुद भी समझदार हो और समझता भी हो इन चीज़ों को। आई डो नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस रीज़न फॉर फेलियर। मैं राइटर आखिर में ये भी कह रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ें नाकामी की इतनी बड़ी वजूहत हो सकती हैं, एज़ डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस, जिस तरह कहते हैं कुछ हमारे कॉलेजेस के क्रिटिक्स, एनालिस्ट होते हैं, तजिया निगार होते हैं, नकाद कह लीजिए उनको, जो प्लस माइनस बताते हैं किसी चीज़ का, वो सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि चीज़ों को वो बाहर से बैठ के देखते हैं, एट अ लॉन्ग रेंज, और दूर से बैठ के देखते हैं। तो राइटर जो कि खुद कॉलेज के अंदर पढ़ाता रहा, यूनिवर्सिटी के अंदर कई सालों तक, तो वो कहता है कि इस मामले में कॉलेज के जो नकाद हैं, कॉलेज के निज़ाम पे तनकीद करने वाले हैं, उनकी राय इतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, बाहर से बैठ के देखते होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं, तो उन्हें क्लियरली सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं होता। और राइटर कह रहा है कि उसके ख़्याल में ये दोनों चीज़ें नाकामी की इतनी बड़ा सबब नहीं है। तो ये जब हमने एक और रीज़न फॉर फेलियर डिस्कस की है, नाकामी का सबब ये है एथलेटिक स्पोर्ट्स और सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़। तो इसके लिए राइटर ने मशवरा ये दिया है कि हाथ पे ये वक्त आता है, बहुत दिलकश लगती हैं, लेकिन समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप में बहुत पोटेंशियल है तो आप पर प्रोफेशनली अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ें अपने काम को, और पेशेवर तौर पर खिलाड़ी या वो शायर अदीब या बनना चाहते हैं ये बन जाएं। और लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए जो इस मराइल से गुजर चुका हो और आपको समझाए कि ये साइड शोज़ हैं और कॉलेज ने बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, और आप इस मौके पर जज्बात से काम लेके इनमें अपना वक्त ज़ाया ना करें। और आखिर में राइटर ने ये भी कहा है कि ये दोनों चीज़ें इतना बड़ा सबब नाकामी का नहीं है। आखिरी जो रीज़न फॉर फेलियर बताई गई है, ये भी एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट हैं, एमलेस किस्म के तलबा हैं, जिनको लेज़ी ब्लफर्स बोला गया है। अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स, चंद ऐसे सुस्त और काहिल और गंवार उजड़ ब्लफर्स, मुँहफट किस्म के स्टूडेंट्स हैं, ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, बस वो घुस आते हैं ऐसे खुद ही
एंड यूजली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और ऐसे ही कॉलेज छोड़ के निकल जाते हैं। मतलब एडमिशन लेते हैं, कोई ख़ास एम उनका नहीं होता, बस ये मैट्रिक कर लिए तो क्या कॉलेज में चले जाना चाहिए, और चूँकि एमलेसली आते हैं तो एमलेसली वो चले जाते हैं। लेज़ी होते हैं, ब्लफर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, उनमें से अक्सर का ज़िंदगी में कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं होती है। एंड सम ऑफ देम नेवर विल, और बाज़ की तो कभी होगी ही नहीं, अभी नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी भर कोई एमलेस ही रहेंगे, कोई एम लेके ज़िंदगी गुजारने के कायल होते ही नहीं हैं। अब उनके लिए क्या किया जाए? इट इज़ यूजुअली वाइज, अब उनके लिए समझदारी का तकाजा तो यही है, टू लेट देम रिटायर वापस भेज दिया जाए उनको, उन लोगों को एक वापस भेज दिया जाए टू द कोल्ड वर्ल्ड, इस सर्द बेरहम और जालिम दुनिया की तरफ, फॉर अ रीज़न, और उसके पीछे एक सबब हो, वजह हो, एक ख़ास सबब के तहत उनको दानिशमंदी का तकाज़ा तो यही है कि उनको वापस दुनिया में भेज दिया जाए, कॉलेज से निकाल दिया जाए उनको। एंड फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस, और जब वो दुनिया में जाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, तो अपने तजर्बे से उनको पता चले हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर लेज़ी ब्लफर्स, इस दुनिया में एक लेज़ी ब्लफर की कितनी डिमांड है। तो यूँ समझिए उसके होश ठिकाने आ जाएंगे, जो खुद को बड़ी चीज़ समझने में लग जाते हैं, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उसमें सुस्त और काहिल बंदे की कोई जगह नहीं होगी। मतलब दुनिया को वेलकम करने के लिए नहीं बैठी हुई रेड कार्पेट वेलकम कि जनाब आप आइए और फ़तह कर लीजिए हमें, तो इसमें तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनको भेजने के पीछे भी पर्पज़ है कि आप कॉलेज से निकालें, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, और उन्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाए, औकात समझ में आ जाए कि यहाँ कितनी डिमांड है, यहाँ हमारी ज़रूरत कितनी है। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, बाज़ औक़ात वो सबक सीखते हैं बहुत जल्दी, वो अपनी मिस्टेक को लर्न करते हैं। एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और वापस आते हैं कॉलेज में, और फिर वो आला दर्जे की कारकर्दगी दिखाने के लिए फिर तालीमी सिलसिला अपना वो जारी रखने के लिए वापस लौट आते हैं। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन जो बार सबूत है, सबूत का बोझ, यानी ये साबित करने की ज़िम्मेदारी इज़ ऑलवेज़ ऑन देम, उन पर ही है, टू शो, ये दिखाना, दैट दे मीन बिजनेस, के वो वाकई अब काम करना चाहते हैं। मीन बिजनेस, रियली आई मीन इट, जैसे कहते हैं आई मीन इट, आई रियली वांट टू से दैट, मैं ये कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अब जब कॉलेज में वापस आएँ तो ये उन्हें साबित करना पड़ेगा कि मैं वाकई काम करने आया हूँ। आई हैव लर्न अ लेसन और टू, मुझे सबक मिल गया है और अब मैं अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। अगर वो ये साबित कर देते हैं तो फिर इनको कॉलेज में दोबारा एडमिशन दे दिया जाए। तो लेज़ी ब्लफर्स के लिए कोई रियायत नहीं है राइटर के पास। वो कह रहा है कि ऐसे बच्चों को निकाल दिया जाए और ठोकर वगैरह खा के उन्हें पता चले, और अगर वो समझते हैं कि गलती हो गई है उनसे हम और हम वाकई काम करना चाहते हैं, तो फिर उनको वापस बुला के उन्हें एडमिशन दोबारा तालीम जारी रखने का कहा जा सकता है। अब आखिर में समअप करते हैं सारी बहस को। ऑन द होल, मजमूई तौर पर, द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, कॉलेज के डीन को इस मसले का सामना करना पड़ता है, कॉल्स फॉर ज़रूरत होना, डिमांड होना, इसके लिए तकाजा करता है ये मसला, अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, तशख़ीस करने की सलाहियत, चीज़ों को परखने की, फाइंड आउट द रियल कॉज फॉर थिंग्स, के चीज़ों की असल सबब जानने की जो एबिलिटी है ये कहलाती है डायग्नोस्टिक एबिलिटी। डायग्नोसिस तशख़ीस होता है जैसे डॉक्टर करते हैं, तो उसके लिए वैसी तशख़ीसी सलाहियत होनी चाहिए एज द फिजिशंस। तो कॉलेज डीन के अंदर बिल्कुल वही एक तशख़ीसी सलाहियत होनी चाहिए जो फिजिशन या डॉक्टर के अंदर होती है। जैसे डॉक्टर बीमारी का सुराग लगाता है, तो डीन ने भी बेसिकली काम तो वही करना है कि लड़का क्यों फेल हो रहा है, इसका सुराग लगाना है, डायग्नोसिस करना है। अच्छा, फिजिशियन नहीं लिखा गया, फिजिशंस, यानी फिजिशंस डायग्नोस्टिक एबिलिटी। तो फिजिशियन और फिजिशंस में क्या फ़र्क है? अगर खाली फिजिशियन रख दिया जाता तो आपको पता है एज से कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपैरिजन एक जैसी चीज़ों के दरमियान में होता है। एक तरफ अगर आप डीन लिखते, दूसरी तरफ फिजिशियन लिखते, लेकिन एक तरफ तो कहा गया है डीन की डायग्नोस्टिक एबिलिटी, तो डीन की डायग्नोस्टिक एबिलिटी का मुकाबला किससे होगा? फिजिशियन की डायग्नोस्टिक एबिलिटी से होगा। इसलिए फिजिशियंस का मतलब फिजिशियंस डायग्नोस्टिक एबिलिटी। तो इस पार्ट को मज़ीद हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक डॉक्टर के अंदर, कॉलेज डीन के अंदर भी बिल्कुल वही डॉक्टर वाली तशख़ीसी सलाहियत होनी चाहिए। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम
जो कि अपने पास ज़ेर तालीम नौजवानों की मदद कर रहा होता है वो टू सी लाइफ स्टडीली, कि वो ज़िंदगी को मुस्तकिल मिजाजी के साथ देखें, एंड सी एट होल, उसको मजमूई तौर पर देखें, पीसेज में नहीं। आमतौर पर हम जो मुस्तकबिल के बारे में प्लान करते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का अगला एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन उसको एज ए होल देखने का मतलब होता है कि आप पूरा एक प्लान करके बैठें कि आगे हमारे इन कामों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा साल बाद, 5 साल बाद, जो कुछ आज हम कर रहे हैं, एक होल के तौर पर देखें, मजमूई तौर पर देखें। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़, अगर वो डीन बचा लेता है बच्चों को फ्रॉम फेलियर, नाकामी से। कैसे नाकामी? थ्रू फुलिशनेस, जो उनकी हमाकत से आ रही है, सिकनेस, बीमारी से, एंड सिन, सिन से मुराद यहाँ उनकी गलती है, मिस्टेक या ख़ता या जुर्म जो है उससे आ रही है। तो अगर इन तीनों चीज़ों से आने वाली नाकामी से वो अपने स्टूडेंट्स को बचा लेता है, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो हम कह सकते हैं कि अपने हिस्से का काम वो ठीक तरीके से सर अंजाम दे रहा है। तो हमारा लेसन ये मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।